हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करता हूं चैनल रे स्टडीज़ पर। यह न्यूक्लियर फिजिक्स की लेक्चर सीरीज़ है जिसका ये है लेक्चर नंबर 3। लेक्चर 1 में हमने लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज अल्फा पार्टिकल्स के बारे में पढ़ लिया था। पिछले लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 2 में हमने रेडियो एक्टिव सीरीज़ के बारे में पढ़ लिया था। आज की वीडियो में हमें पढ़ना है रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल के बारे में, यानी जब किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई में से जब अल्फा पार्टिकल बाहर निकलता है तो वो किसी भी मीडियम के अंदर कितनी दूर तक ट्रैवल कर पाएगा, इसको हम बोलते हैं उस अल्फा पार्टिकल की रेंज। तो जैसे आपके पास एक थोरियम है, लेट्स सपोज आपके पास थोरियम 232 है, तो इसमें से इस न्यूक्लियस में से जब अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेगा तो इसकी कुछ रेंज होगी और ये अल्फा पार्टिकल जो बाहर निकला वो कुछ क्यू वैल्यू को लेकर के निकला होगा। ऑफ कोर्स क्यू वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है अल्फा पार्टिकल और दूसरे न्यूक्लियाई के बीच में, बट क्योंकि दूसरा न्यूक्लियाई बहुत हैवी होता है तो मोस्ट ऑफ द क्यू वैल्यू अल्फा पार्टिकल ही लेके जाता है। तो अल्फा पार्टिकल की ये जो इस न्यूक्लियर रिएक्शन की जो क्यू वैल्यू होती है वो करीब करीब आप समझ सकते हो कि अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होती है। तो अल्फा पार्टिकल उस काइनेटिक एनर्जी को लेकर के निकलता है। अब रेंज कितना दूर तक जाएगा, ये रेंज समझने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि आपने फिजिक्स में पहली बार रेंज कहाँ पर सुना था। आपने पहली बार रेंज के बारे में सुना था जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे, जब आप 11th क्लास में थे। तो 11th क्लास के काइनेमेटिक्स चैप्टर के अंदर जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे थे तब आपने पहली बार रेंज निकाली थी कि आपके प्रोजेक्टाइल कितना दूर तक जाएगा। जैसे आपके पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो यहाँ से निकला, किसी u वेलोसिटी से आपने उसको फेंका। वो मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद अल्टीमेटली फॉल होगा। तो ये जो डिस्टेंस होता है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेंज ऑफ दैट प्रोजेक्टाइल। हम अभी प्रोजेक्टाइल से रेफरेंस ले रहे हैं, अभी हम न्यूक्लियर फिजिक्स पे आएंगे। अभी आप ऐसे समझ लो मैं काइनेमेटिक्स से आपको सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ कि आपने 11th क्लास में पहली बार रेंज कहाँ देखा था। तो ये जो u है ये इनिशियल वेलोसिटी है जिसका ये वाला कंपोनेंट हो जाता है ux। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये हो जाता है u cos थीटा, और अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला हो जाता है u sin थीटा। तो ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल दैट वी हैव थ्रोन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज u cos थीटा इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड इन द वर्टिकल डायरेक्शन इट इज u sin थीटा। एंड व्हाट विल बी द वर्टिकल वेलोसिटी एट दिस पॉइंट एट द मैक्सिमम हाइट? The maximum velocity at the vertical velocity in the vertical direction, that is Vy, is 0. मैक्सिमम वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में 0 होगी क्योंकि अब इसके बाद वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी और धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। पर जो आपका u cos थीटा है वो थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो पाए, पर वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है विच इज g। तो आप इस तरीके से रेंज निकाल सकते हो। रेंज कैसे निकालोगे? आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। इस फॉर्मूले को यूज करके आप रेंज निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? देखो, अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर रहे हो तो आप s की जगह पर लिख सकते हो x, u है इनिशियल वेलोसिटी इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विच इज u cos थीटा, एंड t है जितने भी टाइम की आप बात कर रहे हो, यानी जितने भी x की बात कर रहे हो। अगर आप बात कर रहे हो कंप्लीट रेंज की, यानी कि आप x की जगह लोगे कैपिटल R, तो फिर आप ये तो u cos थीटा ही रहेगा, ये t हो जाएगा आपका टोटल टाइम पीरियड ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। और इस t की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले को यूज करके, v इज इक्वल टू u प्लस at। अगर आप मैक्सिमम हाइट पे बात कर रहे हो, इस जगह पे बात कर रहे हो, तो इस जगह पे टाइम कितना लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, कैपिटल T/2, क्योंकि आप आधे की बात कर रहे हो ना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा कैपिटल T/2। एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज -g, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी इन द वर्टिकल डायरेक्शन, इट इज u sin थीटा, और फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, आप हाफ इस पे बात कर रहे हो, टाइम ऑफ असेंट का मैक्सिमम पॉइंट विच इज 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो आप t की वैल्यू निकाल सकते हो विच विल बी t इज इक्वल टू gt/2, इस तरफ आएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 2u sin थीटा बाय g। फिर इस t की वैल्यू आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो r की वैल्यू आएगी आपके पास u cos थीटा, t की जगह पर आ जाएगा 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। अब 2 sin थीटा cos थीटा तो हो जाएगा sin 2 थीटा, और u इंटू यू विल बी u²
और नीचे G है। इस तरीके से आप प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज निकाला करते थे। पर अब आपके पास इस तरीके से कोई प्रोजेक्टाइल नहीं है, आपके पास थोरियम न्यूक्लियस है जिसमें से अल्फा पार्टिकल निकल गया, आपको कंप्लीट रेंज निकालनी है, तो आप इस तरीके से नहीं निकाल पाओगे। तो फिर आप क्या करोगे, आप एक चैम्बर लोगे, गैस चैम्बर लोगे लेट्स सपोज, और इसके अंदर आपने गैस भरी हुई है। यहाँ पर आपने थोरियम कोई भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई ले लिया, जरूरी नहीं है कि थोरियम ही लोगे आप हर बार, कोई भी ले लिया आपने, उसमें से अल्फा पार्टिकल निकला। तो अल्फा पार्टिकल जब निकला तो वो कुछ दूरी तक जाएगा, और ये दूरी आपको पता कैसे चलेगी कि अल्फा पार्टिकल कुछ दूरी तक जा रहा है? ऐसे पता चलेगा कि इसके अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं, वो अल्फा पार्टिकल जिस एनर्जी से निकला वो उनके साथ कोलिजन करेगा, और जब कोलाइड करेगा तो उनको आयनाइज करेगा, और ये जहाँ तक आयनाइज करेगा वो आप देख सकते हो। तो उस चीज़ को जहाँ तक इसने आयनाइजेशन करा, लेट्स सपोज इसने आयनाइजेशन यहाँ तक करा, तो इसको आप कहोगे अल्फा पार्टिकल की रेंज। रेंज की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर्स में नापोगे आप, या फिर इसकी एक और यूनिट होती है ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो रेंज की ये यूनिट्स हो गई। अब आप जब रेंज निकाल रहे होगे तो आप कैसे कह सकते हो कि यहाँ पर आयनाइजेशन खत्म हो गई तो रेंज भी खत्म हो गई? ऐसा आप इसलिए कह सकते हो क्योंकि आयनाइजेशन हो ही इसलिए रही थी क्योंकि अल्फा पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी थी, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी थी अल्फा पार्टिकल के पास। अब जिस जगह पर वो आयनाइजेशन करना बंद कर दिया उसने, यानी कि दूसरे एटम से मॉलिक्यूल के साथ अब वो कोलाइड नहीं कर रहा है, यानी कि उसकी एनर्जी खत्म हो चुकी है, वेलोसिटी जीरो है। इसलिए जहां पर भी अल्फा पार्टिकल निकलने के बाद मैक्सिमम डिस्टेंस जहां पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेंज ऑफ दैट अल्फा पार्टिकल। ओके, तो और अल्फा पार्टिकल कितनी दूर तक जा सकता है? देखो सॉलिड के अंदर तो वो बहुत ही कम दूर तक जाता है। इवन ये कहते हैं कि अल्फा पार्टिकल एक पेपर को बस पार कर पाता है, या फिर अगर आपके पास मिका या एल्यूमिनियम की थिन फॉइल है तो उसको पार कर पाएगा बस। गैसेस के अंदर थोड़ा सा दूर तक जा पाता है, फ्यू मिलीमीटर्स फ्यू सेंटीमीटर्स तक जा पाता है। ओके, तो हम रेंज पे आते हैं अब तरीके से। ओके, अब मैं आपको एक ग्राफ बता देता हूँ। उस ग्राफ को समझने के बाद फिर हम गाइगर रूल और गाइगर नटल लॉ पर आ जाएंगे। ग्राफ ये है कि जब आपका अल्फा पार्टिकल निकला, ये रेंज है। लेट्स सपोज मैं पोलोनियम 214 मेरे पास न्यूक्लियस है जिससे मैंने एक्सपेरिमेंट करा और उसकी ऑब्जर्वेशन करी। तो मैंने ये देखा कि मैंने एक गैस ली या एयर लिया या यहाँ मीडियम लिया, और यहाँ पर मैंने पोलोनियम 214 लिया। मैंने सर्टेन प्रेशर सर्टेन टेम्परेचर पर लिया है। ये चीज़ फिक्स करनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप प्रेशर बढ़ा दोगे तो मीडियम के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा पास आ जाएंगे, तो रेंज कम हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स की थोड़ा दूर होने की कोशिश करेंगे, और उनमें पहली एनर्जी होगी, अल्फा पार्टिकल थोड़ा दूर तक जा पाएगा। तो जब भी आप ग्राफ बनाते हो कि अल्फा पार्टिकल कितनी दूर तक जाएगा, तो उस केस में आप प्रेशर और टेम्परेचर को फिक्स रख के फिर काम करोगे। ओके, तो मैंने ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ ये सर्टेन प्रेशर और टेम्परेचर पर है, मैं यहाँ पर शो कर दूंगा कितना है। ओके, तो आपने यहाँ पर देखा कि मीडियम के अंदर कितनी आयनाइजेशन प्रोड्यूस हो रही है पर मिलीमीटर। तो लेट्स सपोज आप यहाँ पर दिखा रहे हो आयनाइजेशन पर मिलीमीटर डिस्टेंस पे कितनी आयनाइजेशन हो रही है, ये आप दिखा रहे हो, और इस तरफ आप रेंज दिखा रहे हो 2, 4, 6, 8 इस तरीके से। तो आप ये देखोगे कि जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से जस्ट निकला तो उस टाइम पर कुछ आयनाइजेशन होगी, क्योंकि काफ़ी तेजी से अल्फा पार्टिकल निकला है, तो कुछ आयनाइजेशन हुई। उसके बाद आप देखोगे कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल आगे जा रहा है, आपको पता है कि उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है, पर आयनाइजेशन धीरे धीरे बढ़ती है, एंड के टाइम पे थोड़ी ज़्यादा, और फिर इस तरीके से नीचे आएगी। ये थोड़ा सा ये 6.9 के आसपास आता है। तो लेट्स सपोज मैं थोड़ा सा इसके चीज़ें बदल देता हूँ, ये 2 कर देता हूँ, ये 4 कर देता हूँ, ये 6 कर देता हूँ, ये 8 कर देता हूँ, राइट। अब एंड में अल्फा पार्टिकल ज़्यादा आयनाइजेशन क्यों कर रहा है, जबकि उसकी एनर्जी कम हो गई है, वेलोसिटी कम हो गई है, तो क्यों कर रहा है? क्योंकि अल्फा पार्टिकल को एंड में बाकी जो मीडियम के अंदर बाकी जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करने का टाइम ज़्यादा मिल रहा है। तो ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो ज़्यादा आयनाइजेशन कर रहा है, पर उस टाइम पर उसकी एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, खत्म हो ही रही है धीरे धीरे, और धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अब आप सोचोगे कि ये जो इस तरीके से वेरिएबल है, ऐसा वेरी क्यों कर रहा है ग्राफ, एकदम से सीधा रेंज एक परफेक्ट वैल्यू क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि स्ट्रैगलिंग, मैंने आपको लॉन्ग रेंज अल्फा पार्टिकल में भी बताया था। पोलोनियम के कुछ आइसोटोप्स ऐसे होंगे जो कुछ न्यूक्लियाई ऐसे होंगे जो पहले ही हायर स्टेट में होंगे,
तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी। कुछ होंगे जो ग्राउंड स्टेट में होंगे और फिर अल्फा पार्टिकल दे रहे हैं, तो वहाँ एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं होगी। तो एनर्जी का थोड़ा फर्क होता है, जिसकी वजह से थोड़ी स्ट्रैगलिंग होती है। तो ये जो स्ट्रैगलिंग है ये लॉन्ग रेंज अल्फा पार्टिकल की वजह से है। तो आप यहाँ लिख सकते हो स्ट्रैगलिंग ड्यू टू लॉन्ग रेंज अल्फा पार्टिकल। लॉन्ग रेंज अल्फा पार्टिकल की वजह से स्ट्रैगलिंग है, और आपको रेंज आप इसके मिड वे पे करीबन कह सकते हो कि ये इसकी रेंज हो गई। तो इस तरीके से रेंज का और कितनी आयनाइजेशन कर रहा है वो पर मिलीमीटर का ये ग्राफ होता है। तो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि ये स्ट्रैगलिंग क्यों हो रही है, या फिर एग्जाम में आ जाता है कि जैसे जैसे रेंज जैसे जैसे हम रेंज कैलकुलेट कर रहे हैं तो ज़्यादा आयनाइजेशन क्यों हो रही है। आयनाइजेशन तो इनफैक्ट कम होनी चाहिए, क्योंकि एनर्जी अल्फा पार्टिकल की कम हो रही है। तो ये भी एग्जाम में आ जाता है कि ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और एनर्जी कम होती है, अल्फा पार्टिकल को ज़्यादा टाइम मिलता है अपने आसपास के सराउंडिंग एटम्स मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरैक्ट करने का, तो इसलिए वहाँ पर आयनाइजेशन भी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये एक ग्राफ हो गया। अब हम निकालते हैं रेंज का फॉर्मूला। ये सब चीज़ें शुरुआत हो गई थी रदरफोर्ड के टाइम से ही, 1911 से शुरुआत हो गई। इनफैक्ट 1911 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। उसी टाइम पर गाइगर और नटल ने ये सब पैटर्न्स नोटिस करने शुरू करे थे। ओके, अब देखिए, अगर आपके पास एक अल्फा पार्टिकल है जो इजेक्ट हुआ, तो आप ये देखते हो कि जब अल्फा पार्टिकल इजेक्ट हुआ और आगे बढ़ रहा है किसी मीडियम के अंदर, जब अल्फा पार्टिकल आगे बढ़ रहा है, ये अल्फा पार्टिकल है लेट्स सपोज, और ये आगे बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। जैसे जैसे अगर ये आपका एक्स एक्सिस है, तो आप थोड़ा सा dx आगे बढ़े तो काइनेटिक एनर्जी थोड़ी कम हुई, फिर थोड़ा सा और dx आगे बढ़े, काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा और कम हुई। तो जैसे जैसे आपकी काइनेटिक एनर्जी, आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे जैसे आपका आर्ग्यूमेंट x से x प्लस dx बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है। तो कितनी कम हो जाती है? dk बाय dx, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू x, एंड ऑफ कोर्स काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, तो आप यहाँ माइनस लगाओगे। इसी चीज को आप स्टॉपिंग पावर भी बोलते हो। अगेन इस चीज की चर्चा हम आगे करेंगे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्टॉपिंग पावर। अब ये चीज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी के, अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी के। तो आप इसको लिखोगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाओगे तो आप एक कांस्टेंट लगाओगे, तो ये हो जाएगा माइनस dk बाय dx इज इक्वल टू सम कांस्टेंट बाय v। फिर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो यह एक बात और आप सोचो कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर। तो k की जगह मैं यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, तो मुझे मिलेगा माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर, और इधर है हमारे पास सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय v। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा यहाँ पर। अगेन 1/2m, तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, m इज द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, सो इट इज कांस्टेंट। सो 1/2m इज कांस्टेंट, तो मैं इसको बाहर निकाल दूंगा, तो मेरे पास आएगा माइनस 1/2m d बाई डी एक्स ऑफ वी स्क्वायर, d बाई डी एक्स ऑफ वी स्क्वायर, एंड ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव द कांस्टेंट बाय v। अब इसको फर्दर सॉल्व करो, माइनस 1/2m, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2v dv बाई डी एक्स, और इधर आएगा हमारे पास c बाय v। 1/2 इस 2 से ये 2 कट जाएगा और हमारे पास बचेगा माइनस एम वी डी वी बाई डी एक्स, और इस तरफ है c बाय v, ये v इस तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डी वी, और इधर c है, ये m इधर डिवाइड में आ जाएगा और ये dx उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। वैसे इस तरीके से करते नहीं ऑफ कोर्स, बट ठीक है, फिजिक्स में हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ तक की बात आई होप क्लियर हो गई होगी। अब x क्या है? x है आप कितना आगे तक गए, तो मैक्सिमम कितना आगे तक जा सकते हो, जितनी उसकी रेंज है, तो इस रेंज तक आप मैक्सिमम जा सकते हो। तो x शुरू कहाँ से हुआ था? 0 से, और कहाँ तक गया? r तक। तो अब अगर आप इंटीग्रेट करते हो दोनों तरफ, तो x की इंटीग्रेशन कहाँ से होगी? 0 से लेकर के कैपिटल r तक, और v की इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगी? जब x 0 है, यानी कि इस जगह पर, तो अभी पार्टिकल जस्ट निकला है, तो फुल वेलोसिटी से निकला है, तो इस टाइम पर वेलोसिटी कितनी होगी? v नॉट। और जब वो एकदम r पे पहुंच गया, x की वैल्यू r हो गई, तो उस टाइम पे वेलोसिटी 0 हो गई होगी, क्योंकि वही तो रेंज हुई कि एनर्जी 0 हो गई, तो वेलोसिटी 0 हो गई, तो इस टाइम पे वेलोसिटी 0 होगी। तो ये चीज हमारी हो जाएगी माइनस, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा v क्यूब बाय 3
और लिमिट लगेगी v0 से 0 तक, और इधर आ जाएगा c/m और dx की जगह लगेगा x, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, एंड देन लिमिट लगेगी 0 से r तक। मैं जरा इसको मिटा देता हूं। ओके, तो ये चीज बन जाएगी मेरी, पहले v की जगह 0 रखेंगे, फिर v की जगह v0 रखेंगे, 0 रखेंगे, माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v0 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू c/m, और x की जगह पहले r रखेंगे, r माइनस 0 इज जस्ट r, तो यहाँ पर आ जाएगा r। दिस इज range of alpha particle, v0 is the velocity, so we have got a formula which connects the velocity with its range, and this is called Geiger rule। but इसको थोड़ा सा परफेक्ट लिख देते हैं, थोड़ा सा साफ सुथरा करके लिखते हैं। तो v0 क्यूब इज इक्वल टू 3 उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 3c/m, c प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, m अगेन अ कांस्टेंट थिंग, देन 3 इज अ कांस्टेंट नंबर, तो ये पूरी चीज कांस्टेंट है एंड इट इज मल्टीप्लाइंग विद r। अब ये पूरी चीज कांस्टेंट है तो मैं इसको एक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करता हूँ c प्राइम से, तो मेरे पास वैल्यू आई v0 का क्यूब इज इक्वल टू c प्राइम टाइम्स r। This c prime depends on the medium, on the property of medium in which the alpha particle was flowing or is flowing। इसकी c1 की वैल्यू होती है 9.6 into 10 to the power minus 28 in whatever units we are representing। Of course this is centimeters per second and this r is in centimeter, so we have got centimeter square per second cube, because of it, and there should become centimeter cube, but because it is centimeter, so 1 centimeter will get cancelled, so we have centimeter square per second cube। so this is the value of c prime। तो इस तरीके से इसी को हम गाइगर रूल बोलते हैं, क्योंकि इस रिलेशन ने रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल को वेलोसिटी के साथ कनेक्ट करा। इसको हम बोलते हैं गाइगर रूल, गाइगर रूल। अब मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकता हूं, मुझे पता है मैं यहां से काइनेटिक एनर्जी ला सकता हूं, तो मैं किसी तरीके से इस रिलेशन को बनाऊंगा काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में। तो अब वो कैसे बनाएंगे, देखिए मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ m v0 स्क्वायर, यहाँ से v0 की वैल्यू निकाल करके यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2k/m। तो v0 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2k/m टू द पावर 1/2, और ये वाली v0 की वैल्यू मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो मुझे मिलेगा 2k/m की पावर 1/2, एंड देन वी हैव क्यूब, बिकॉज v0 का क्यूब था, तो v0 एंड उसका क्यूब इज इक्वल टू c प्राइम r। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 2k/m की पावर 3/2 इज इक्वल टू c प्राइम r। और थोड़ा सा सॉल्व करो, क्योंकि k के टर्म्स में चाहिए, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसको इसके अंदर डाल देंगे, एक नया कांस्टेंट बना लेंगे, तो ये चीज़ करेंगे हम। तो ये हो जाएगा 2/m की पावर 3/2 एंड k की पावर 3/2 अलग है, इधर c है, c प्राइम, इधर r है, और थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा मुझे। ओके, तो हमारे पास आया r इज इक्वल टू 2/m टू द पावर 3/2 डॉट, ये c प्राइम इस तरफ आ जाएगा तो डिवाइड में, यानी कि 1/c प्राइम, एंड देन वी हैव k टू द पावर 3/2। अगेन इतनी पूरी चीज एक कांस्टेंट है, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ c डबल प्राइम से, एंड देन वी हैव k टू द पावर 3/2, और ये है r। इस रिलेशन को भी आप गाइगर रूल बोल सकते हो, क्योंकि वो इसी से हमने ड्राइव कर लिया है, इसको हम बोलते हैं गाइगर रूल। ये रिलेशन आपको कनेक्ट करता है वेलोसिटी और रेंज को, या फिर रेंज को और एनर्जी को, आप कैसे भी कह सकते हो। अब अगेन आई होप वैसे आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब जब अल्फा पार्टिकल के बारे में आपने काइनेटिक एनर्जी और रेंज का एक एम्पेरिकल रिलेशन निकाला, अब इस रिलेशन को हम आगे यूज़ करेंगे फर्दर एम्पेरिकल रिलेशन निकालने के लिए, कुछ ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट करके कुछ कॉन्स्टेंट्स लाएंगे टू फिट अप, ऐसे कॉन्स्टेंट्स लाएंगे ताकि मेरी जो ऑब्जर्वेशनल रिजल्ट मुझे मिल रहे हैं उसके साथ चीज़ें फिट हो जाएं, तभी तो हम एम्पेरिकल बोल रहे हैं।
तो वो करेंगे अब आपकी बार। दूसरी बात ये भी है कि जो रेंज है वो सॉलिड में अलग होगी, सॉलिड में बहुत कम होगी, एयर में अलग होगी, और डेंसिटी पे रेंज डिपेंड करेगी। तो कोई रिलेशन ऐसा भी तो हो जो रेंज ऑफ सॉलिड, रेंज इन एयर और डेंसिटी को कनेक्ट करे। तो वो रिलेशन हमारा होता है हमारा रेंज इन सॉलिड इज इक्वल टू 0.312 रेंज इन एयर a⁻⁴ डिवाइडेड बाय रो। ये रिलेशन कनेक्ट करता है डेंसिटी को, रेंज इन सॉलिड को, रेंज इन एयर को। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक हमने रेंज को अल्फा पार्टिकल की जो रेंज है उसको रिलेट करा वेलोसिटी के साथ या काइनेटिक एनर्जी के साथ। एंड आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्यू वैल्यू ही है, तो आप इसी चीज़ों को आगे क्यू वैल्यू के लिए कर सकते हो। अब बात करते हैं गाइगर नटल रूल की। अब बात करते हैं हम गाइगर नटल रूल के बारे में या गाइगर नटल लॉ। गाइगर नटल लॉ। गाइगर नटल ने 1911 में, वही साल जब रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी, जिसको भी आप डिस्कवरी कह रहे हो, मतलब वो एक्सपेरिमेंट करा, गोल्डफील्ड एक्सपेरिमेंट, और उसके असम्पशंस बताए। तो उसी टाइम पर गाइगर और नटल इस बात से कंफ्यूज थे कि जब अल्फा पार्टिकल की अगर आपके पास अल्फा एमिटर है, अल्फा एमिटर किसको बोलते हैं? कोई भी ऐसा न्यूक्लियस, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जिसमें से आप अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रहा है। तो अल्फा एमिटर में से आपके पास कोई एक अल्फा एमिटर है, लेट्स सपोज ए, और एक अल्फा एमिटर है, लेट्स सपोज बी। तो इसकी क्यू वैल्यू कुछ होगी, इसकी क्यू वैल्यू कुछ होगी। यानी कि जब इसमें से अल्फा पार्टिकल निकलता है तो कुछ एनर्जी अलग निकलती है, काइनेटिक एनर्जी, जो कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल ले जाता है। उसी तरीके से जब ये बी ब्रेक होता है, डिसइंटीग्रेट होता है और अल्फा पार्टिकल निकलता है, तो उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी या क्यू वैल्यू कुछ अलग होती है। तो इनकी क्यू वैल्यू अगर दोनों ही सेम एलिमेंट के आइसोटोप्स हैं, लेट्स सपोज थोरियम 232 है या थोरियम 218 है, तो इस तरीके के जो थोरियम्स हैं, दोनों आइसोटोप है, दोनों थोरियम के, पर दोनों की क्यू वैल्यू में फर्क होगा। इसकी क्यू वैल्यू लेट्स सपोज 4 पॉइंट समथिंग मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी क्यू वैल्यू 9 पॉइंट समथिंग मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्यू वैल्यू में कितना सा फर्क है, पर इनकी जो हाफ लाइफ होगी, इसकी हाफ लाइफ 10⁻10 ईयर्स में होगी और इसकी हाफ लाइफ 10⁻⁻7 सेकेंड्स में होगी। तो जरा सी क्यू वैल्यू बदलने से हाफ लाइफ में इतना बड़ा, इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे आ जा रहा है, ये बात गाइगर और नटल को कंफ्यूज कर रही थी। इन्होंने एम्पेरिकल रिलेशन बनाया था। इन्होंने भी डिसइंटीग्रेशन को, जो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है जब न्यूक्लियाई टूटता है, उसका मैं भी बताता हूँ, उसका रिलेशन बनाया रेंज के साथ। फिर उसका ग्राफ प्लॉट करा इवन न्यूक्लियाई के लिए, काफ़ी ज़्यादा अलग था इवन ऑड के लिए, उन्होंने सबके लिए किया था, बट इवन का हम देखते हैं यूजुअली ग्राफ, क्योंकि उसमें एक परफेक्ट लाइन मिलती है आपकी रेडियो एक्टिव सीरीज की, जिनके बारे में हमने लास्ट क्लास में चर्चा करी थी। तो इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज, क्यू वैल्यू का सिर्फ 2 फैक्टर से चेंज होना, हाफ लाइफ में 10⁻24 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाने के बराबर क्यों होता है, ये बात पजल कर रही थी। और इन्होंने जो रिलेशन बनाया था वो था log लैम्डा इज इक्वल टू a log r प्लस b। ये इन्होंने एम्पेरिकल रिलेशनशिप बनाई, और इस रिलेशनशिप में आप देख रहे हो कि एक तो है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, एक है रेंज। रेंज आपने अभी जस्ट निकाली है। आपने रेंज के लिए क्या फॉर्मूला निकाला गाइगर रूल से, कि v0 का क्यूब बराबर है सम कांस्टेंट टाइम्स r, और आपने एक और निकाला कि काइनेटिक एनर्जी टू द पावर 3/2 बराबर है सम कांस्टेंट टाइम्स r। तो आपने काइनेटिक एनर्जी और रेंज का भी निकाला, आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। आपको लैम्डा के बारे में भी पता है, जो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है वो किसके बराबर होता है, 0.693, यानी कि नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय t हाफ, या फिर आप मीन लाइफ से भी कर सकते हो 1/τ। तो अलग अलग किताबों में अलग अलग चीज़ों को यूज़ करके इसी चीज़ को थोड़ा मॉडिफाई करके निकाला हुआ है। गाइगर नटल लॉ को रिप्रेजेंट करने के तरीके अलग अलग तरीकों से अलग अलग हैं, और उसी हिसाब से ग्राफ भी अलग अलग बनेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप इसके लिए ग्राफ बनाते हो, जो एम्पेरिकल रिलेशन है ये, तो इसके लिए ग्राफ बनाओगे तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, यानी कि y
इज इक्वल टू mx प्लस c, है ना। तो मैं इसका ग्राफ अभी बनाऊंगा। मैं पहले आपको थोड़ा सा डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट बता दूं, क्योंकि आप में से हो सकता है कि किसी को डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भूल गए हों, तो मैं उनको रिवाइज करा देता हूं फटाफट से, और फिर हम इस ग्राफ को बनाएंगे और समझेंगे ग्राफ को। ऑलराइट, आपने देखा है कि जो न्यूक्लियाई है वो किस तरीके से, न्यूक्लियाई जो है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है टाइम के साथ, यानी कि नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, क्योंकि वो डिसइंटीग्रेट होता जा रहा है। इस चीज को हम एक्टिविटी बोलते हैं, यानी कि dN/dt, क्योंकि कम हो रहा है तो माइनस, और कोई जिसके अंदर नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई लेट्स सपोज n है और वो टाइम के साथ कम हो रहा है, तो वो कितना कम होता है, ये रेट जो होता है कितनी तेजी से कम हो रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि उसमें कितने न्यूक्लियाई हैं। अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा तेजी से रिएक्शन होती है, ज़्यादा तेजी से डिसइंटीग्रेशन होती हैं। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निशान अगर आप हटाते हो तो आप एक कांस्टेंट लगाते हो, इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं लैम्डा n, मतलब सिर्फ लैम्डा n, तो ये वाला है, और ये माइनस आप चाहे इधर लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर dN/dt इज इक्वल टू माइनस लैम्डा n, दिस लैम्डा इज कॉल्ड डीके कांस्टेंट, इसको आप बोल सकते हो डीके कांस्टेंट, या फिर आप इसको डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हो, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। सो दिस लैम्डा इज कॉल्ड डीके कांस्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। नाउ अगर आप इस dn को यहीं पर ही छोड़ो और इस n को इस तरफ ले आओ, इधर है आपके पास माइनस लैम्डा और ये हो जाएगा dt, दोनों तरफ अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो आपको यहाँ पर मिलेगा n, जिस पे आप इंटीग्रेशन कर रहे हो कहाँ के लिए, 1/n का इंटीग्रेशन हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ n, इस पे आप लिमिट लगाओगे। मैं पहले बताता हूँ आपको कि कैसे लिमिट लगाते हैं यूजुअली। देखो, आप इंटीग्रेशन कर दो दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, यानी जिस टाइम पर आप शुरुआत कर रहे हो उस टाइम पे कुछ नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई n0। फिर किसी टाइम पर एट टाइम t इज इक्वल टू t, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हो जाएंगे, कुछ बचेंगे n, तो 1/n dn का इंटीग्रेशन हो जाएगा log n या ln n, और उस पर लिमिट लगाओगे आप n0 से n तक की। इसी तरीके से इस तरफ माइनस लैम्डा और dt की इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा t, और लिमिट है t से 0 तक, तो t ही आएगा। ये चीज हो जाएगी आपकी ln n माइनस ln n0, पहले n रखेंगे फिर n0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा n/n0, और इधर आ जाएगा माइनस लैम्डा t। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा n/n0 इज इक्वल टू, लॉग हटाओगे यहाँ से तो ये एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा t, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इज इक्वल टू n0 उधर जाएगा, n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा t। तो ये इक्वेशन आपने कई बार पढ़ रखी है, मैं सिर्फ आपको रिवाइज करना चाहता था कि लैम्डा एक्चुअली होता क्या है। लैम्डा डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, डीके कांस्टेंट। ऑफ कोर्स अगर लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा होगी तो आप यहाँ से देख सकते हो कि आपके न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ज़्यादा तेजी से डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं या कम तेजी से हो रहे हैं। दूसरी चीज़, आप लैम्डा की वैल्यू से यहाँ भी देख सकते हो, अगर लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा है तो हाफ लाइफ कम होगा, इन्वर्सली है ना, अगर लैम्डा की वैल्यू कम है तो हाफ लाइफ ज़्यादा होगा। ऑलराइट, इसी चीज़ को फिर आप t हाफ निकालने के लिए भी यूज़ करते हो। आप अगर t की जगह t हाफ लिख दो तो ये n0/2 हो जाएगा, फिर दोनों तरफ लॉग लगाएंगे और यही फॉर्मूला आएगा। जब आप n की जगह n0/2 करोगे यानी कि आधे न्यूक्लियाई रह गए। t हाफ क्या होता है, t हाफ होता है एक ऐसा टाइम जिसपे हाफ ऑफ द न्यूक्लियाई हैज डिसइंटीग्रेटेड। अगले t हाफ पे पिछले वाले के हाफ हो जाएंगे, फिर अगले पे उसके पिछले वाले के हाफ हो जाएंगे, और ऐसे ही चलता रहेगा। ये t हाफ होता है। तो इन सब को आप अलग अलग तरीकों से यहाँ पर रख करके ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। तो जब हमने इसका ग्राफ देखा, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, गैगन-नटल लॉ इतना तो समझ में आया होगा। ये एम्पेरिकल रिलेशन है, इसकी अपनी कोई डेरिवेशन नहीं है, तो वो मैं बता भी नहीं सकता आपको। बाद में इस पे काम हुआ, इसका एक्सप्लेनेशन आया समथिंग 1928 या 1924 के आसपास, फिर इसको एक्सेप्ट भी किया गया क्योंकि इसके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स बने और हमने गैमोस थ्योरी बनाई। गैमोस थ्योरी में आपको क्लियर पता लग जाएगा कि ऐसा क्यों होता है कि अगर आप Q वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करो तो हाफ लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आता है। ये अगले क्लास में, अगले लेक्चर में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो हम सिर्फ एम्पेरिकल रिलेशन देख रहे हैं। ओके,
ना अगर आप इस चीज़ को देखो ध्यान से तो ये log लैम्डा इज इक्वल टू a log r प्लस b, ये इक्वेशन हमारे पास बन रही है। इसको अगर मैं देखूं तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इंटरसेप्ट, ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की होती है। तो यानी कि अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो तो इसका ग्राफ इस तरफ, लेट सपोज ये x है log r, तो आप इस तरफ log r दिखा रहे हो, इस तरफ आप log लैम्डा दिखा रहे हो, और a जो होता है ये होता है स्लोप। तो आप तीनों रेडियो एक्टिव सीरीज ले लो। देखो नेपट्यूनियम सीरीज की हम बात नहीं करेंगे, मैंने बताया था नेपट्यूनियम सीरीज नेचर में अब अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप बाकी 3 सीरीज की देखो तो यूरेनियम सीरीज यहाँ से शुरू होगी, है ना। अगर आपकी एक्टिनियम सीरीज है तो वो ऐसे है, और जो आपकी थोरियम सीरीज है वो ऐसे है। कहीं से भी बना सकते हो, लेट्स सपोज ये थोरियम सीरीज है, तो ये तीनों सीरीज हमने बना दी। 4n प्लस 4n प्लस 2, 4n प्लस 2, 4n प्लस 3, 4n, ये 4n है, 4n प्लस 1 नेपट्यूनियम सीरीज वो हम बना नहीं रहे। तो इन तीनों में देखोगे अगर आप ध्यान से तो स्लोप यानी कि tan थीटा एंगल तीनों के लिए सेम है, ये पैरेलल है एक तरह से। यहाँ पर आप इनके एलिमेंट्स बना सकते हो, इधर इधर, यहाँ थोरियम बना दिया, यूरेनियम बना दिया, थोरियम बना दिया, इस तरीके से आप बनाओगे। सॉरी, यहाँ थोरियम बना दिया। ओके, तो ये बीच वाली थोरियम सीरीज है, ये यूरेनियम सीरीज है, ये एक्टिनियम सीरीज है। तो ये ग्राफ किसका है? गाइगर नटल लॉ। इसी तरीके से जब आप क्यू वैल्यू और हाफ लाइफ के साथ ग्राफ बनाते हो, क्यू वैल्यू और हाफ लाइफ का ग्राफ बनाते हो, तो आप देखते हो ग्राफ इस तरीके से बनता है, ऐसे ऐसे करके। मैं यहाँ पर उसकी पिक्चर शो कर दूंगा, इस तरीके से बनता है। और इसी ग्राफ को आप रीड करना कि क्यू वैल्यू थोड़ी सी चेंज होगी, क्यू वैल्यू तो हाफ लाइफ में कई ऑर्डर्स में चेंज आता है, कई ऑर्डर्स में। आप इस तरफ हाफ लाइफ दिखा दो और इस तरफ क्यू वैल्यू दिखा दो, इस तरफ हाफ लाइफ दिखा दो, तो हाफ लाइफ 10 की पावर -1, 10 की पावर -10 ऐसे होता है। तो ये छोटा सा यहाँ वैल्यूज, जब आप वैल्यूज लगाओगे तो आप देखोगे कि ये बहुत बड़ा चेंज है छोटी सी क्यू वैल्यू चेंज होने पर। ये है आपका गाइगर नटल लॉ। और इस लॉ को मैं एक इक्वेशन और लिख दूंगा जो मोर स्पेसिफिक इक्वेशन है। इसमें टी हाफ आता है, लॉग टी हाफ इस तरफ होता है, और इधर जो क्यू वैल्यू होती है, ग्राफ फॉर्मूला इसी तरह का होता है, ये लॉग टी हाफ होगा, इधर कुछ वैल्यू होगी कांस्टेंट जो कि z पे डिपेंड करती है, और ये आ जाएगा यहाँ पर। आप जब क्यू वैल्यू में रिप्रेजेंट करोगे तो ये 1/√q आता है। तो एक्सपोनेंशियल चेंज है, इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन टी हाफ का और क्यू वैल्यू का इनवर्स रिलेशन आता है गाइगर नटल लॉ में। हमने जो मैंने फॉर्मुलेज लिखे थे उन्हीं फॉर्मुलों को जस्ट यूज करना है आपको। ओके, तो आप देखोगे कि थोड़ा सा क्यू वैल्यू का चेंज सिर्फ बाय द फैक्टर ऑफ 2 ओनली, हाफ लाइफ चेंजेस विद एन ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 24। तो इतना बड़ा चेंज कैसे आ सकता है? और इस चेंज को एक्सप्लेन करेंगे अब हम अगले लेक्चर में, जिसको बोलते हैं गैमोस थ्योरी ऑफ अल्फा डीके। वो आप क्लासिकल मैकेनिक्स से सॉल्व कर ही नहीं सकते, वहाँ पर क्वांटम अप्रोच आएगी ही आएगी, और वो आप समझोगे वो बेसिकली एक बहुत बड़ा प्रूफ था, या आप कह लो कि बहुत बड़ी सक्सेस थी क्वांटम मैकेनिक्स की, गैमोस थ्योरी ऑफ अल्फा डीके। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, लेक्चर नंबर 4 में, इन विच वी विल डू गैमोस थ्योरी ऑफ अल्फा डीके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।